हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमारे इस क्लास में। आज का टॉपिक क्या है? आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस मीन्स। और साइंस में क्या, तो ये हमारी जो सीरीज़ रहेगी ये रहेगी क्लास 9th की फ़िज़िक्स के। ठीक है, क्लास 9th फिज़िक्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज। और फिज़िक्स में हम लोग आज पहला चैप्टर जो फिजिक्स का आपका है रेस्ट एंड मोशन, वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कराया जाएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों कराया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इस क्लास को सही से अटेंड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये पक्का ये सच बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगेगी और क्लासेस का फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारा टॉपिक है आज का रेस्ट एंड मोशन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक में जो दो वर्ड है रेस्ट एंड मोशन, उसी को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं रेस्ट का। ठीक है, रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है एक बार पहले पढ़ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, अब देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने। ठीक है, और आप आधे घंटे में घूम फिर के आइए और मैं आपको यहीं पे खड़ा मिला हूँ, कहीं नहीं यहाँ से हिला, तो बताइए मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ? तो आप कहेंगे सर आप रेस्ट में हैं। फिर मैं पूछूंगा कि क्यों रेस्ट में है, क्यों आप कह सकते हैं मैं रेस्ट में हूँ? तो आप बोलेंगे सर जो 1 घंटा हम घूम के आए, आप तो वहीं का वहीं खड़ा है। यानी कि इस 1 घंटे के दरमियान, इस 1 घंटे के दौरान आपके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। जहाँ मैं पहले था आज भी मैं वही हूँ। पोजीशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटस का बात नहीं कर रहे, पोजीशन का बात कर रहे हैं कि जहाँ मैं 1 घंटे पहले था अभी भी मैं 1 घंटे के बाद भी वही हूँ। इसका मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में मेरे पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैं रेस्ट में कहा जाऊँगा। ठीक है, तो इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग क्यों लगाते हैं, टाइम से कंपेरिजन क्यों करते हैं? टाइम से कंपेरिजन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ते रहता है, टाइम कभी रेस्ट में नहीं हो सकता है। तो अगर टाइम के साथ बॉडी मूव नहीं करेगा तो वो किस में कहलाएगा, रेस्ट में, क्योंकि टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, उसमें उसको तो कोई रोक नहीं पाया है दुनिया में, है कि नहीं है? तो इसलिए हम लोग इसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ देखिए, डेफिनेशंस को रटना नहीं है। मैं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा मेरा मकसद होगा डेफिनेशंस को बिल्कुल रटना नहीं, आपको समझा देना। ठीक है, तो क्या कहेंगे रेस्ट में कब कहलाएगा? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, if any object does not change its position with respect to time the object is said to be in rest। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अब बुक कीप्ड ऑन द टेबल, टेबल पे एक बुक रखी हुई है, तो बताइए वो रेस्ट में है कि मोशन में है? बिल्कुल रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। आप उसको रख के जाइए और 2 घंटे बाद घूम फिर के आइए, देखिए वहीं रहेगा वो, तो अपना पोजीशन चेंज किया क्या? नहीं किया ना, बस ये हो गया काम खत्म। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट बना किस में है? रेस्ट में। ठीक है, एक और देख लीजिए, जैसे कि स्टैंडिंग कार ऑन द रोड, एक कार है वहाँ पे खड़ा है, रोड पे खड़ी है, रोड पे 2-4 घंटा आप घूम के आए इधर उधर, अभी भी वहीं खड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो कार रेस्ट में है कि नहीं है? वो कार क्या है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि इस 2 घंटे के दरमियान उसके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कोई समस्या? अब देखिए इसी को बस डज नॉट की जगह हटा दीजिए तो ये मोशन का डेफिनेशन हो गया। तो मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हो गया। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना करे तो रेस्ट में, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर ले तो किस में? मोशन में। यही तो बात है, बताइए। तो इसका डेफिनेशन क्या निकल के आएगा? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। आया समझ में? जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से भागना शुरू कर दूँ और 1 मिनट में मैं यहाँ से कुछ दूर निकल जाऊँ, तो आप बोलेंगे देखिए सर मोशन में है, सर मोशन में है। क्यों मोशन में है सर? सर मोशन में इसलिए है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सर में भी क्या हो रहा है? सर के पोजीशन में भी चेंजिंग हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि एक कार अगर रोड पे मूव कर रही है तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टूडियो में और आपको 1 घंटे का समय दिया गया और 1 घंटे में आप मान लेते हैं अपने बाइक से कहीं निकल गए,
ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कोई भी नियरेस्ट सिटी आपका, मान लीजिए कि कोई भी नियरेस्ट सिटी वहाँ आप निकल गए और 1 घंटे के दरमियान आप यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो बताइए कि आपकी पोजीशन में चेंज हुआ इस टाइम के ड्यूरेशन में? बिल्कुल चेंज हुआ है। तो आप कहलाएंगे मोशन में। क्या कहलाएंगे? मोशन में। कोई समस्या? तो वही है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई दिक्कत? जैसे कि मूविंग कार ऑन द रोड, कार मूव कर रही है तो ये भी क्या है? मोशन में है। उसके बाद हमारा जो अर्थ जो मूव करता है सन के अराउंड, क्या वो मोशन में है? बिल्कुल मोशन में है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अर्थ कभी भी अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होती, ये सन के अराउंड घूमती रहती है ऐसे, यानी अपना पोजीशन वो चेंज करते रहती है हमेशा। तो पोजीशन चेंज हुआ ना, जैसे ही पोजीशन चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, हमारा ऑब्जेक्ट किसमें कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि वो आप लोग मैंने फिर समझ लीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या बात होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि हम लोग किस फ्रेम से उसको देख पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठ के अगर आप बाहर देखिएगा तो आपको लगेगा कि पेड़ पौधा आदमी सब भाग रहा है, सब भाग रहा है, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। और अगर बाहर का आदमी आपको देखेगा तो उसको लगेगा कि आप भाग रहे हैं, लेकिन आप भाग रहे हैं क्या? नहीं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन भाग रही है। तो इसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन को मानते हैं तो आदमी भाग रहा है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आदमी को मांगे तो आप भाग रहे हैं। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बताइए कोई दिक्कत? तो ये था रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन। आप लोग इसको नोट करिए, आप लोगों को इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है ना? इस प्रॉपर नोट्स बनाना है, इसको रिविज़न करना है, जो कि आप लोगों को बहुत काम आएगा। कोई दिक्कत? आप लोग इसको नोट करिए पहले। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, जो कि है डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस को पहले समझिए। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस मतलब होता है कि डिस्टेंस कुछ नहीं है, इट इज़ एक्चुअली टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस क्या है कि जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है ना, जो भी ऑब्जेक्ट जो है टोटल लेंथ, जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा, उसका जो टोटल लेंथ होगा, उसी टोटल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। जैसे कि मान लेते हैं हम आपको बोले कि एक विद्यार्थी है बबलू, ठीक है, एक विद्यार्थी बबलू है, वो जो है दिल्ली से पटना जा रहा है। कहाँ गया? दिल्ली से पटना, ठीक है। तो अब दिल्ली से पटना का दूरी कितना है? कितना है बताइए? मान लेते हैं, पता नहीं एग्जैक्ट, मान लेते हैं 500 किलोमीटर। चलिए, तो दिल्ली से पटना की दूरी अगर 500 किलोमीटर है, अगर है, मतलब मान रहे हैं बस, ठीक है, तो हम बोले कि दिल्ली से पटना की दूरी 500 किलोमीटर। अब ये जो 500 किलोमीटर है, ये है क्या? ये एक्चुअली में दिल्ली से पटना तक जो टोटल पाथ है ना, उसका लेंथ है। उसका क्या है? लेंथ है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बोले कि डिस्टेंस क्या है, तो इसका डेफिनेशन अगर बोलिएगा तो ये होगा कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक वर्ड इसमें आया है इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, किधर गया नहीं गया, कौन डायरेक्शन में गया, कोई मतलब नहीं है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना कवर किया है अल्टीमेटली ये हमको पता है। चाहे आप घूम के जाइए कि घूम के जाइए, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको बोले कि वही है, दिल्ली से पटना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि हम पहले दिल्ली से जाएंगे जो है अमेरिका, फिर अमेरिका से लंदन, फिर लंदन से जो है घूम के आएंगे पटना, तो वो दूरी कितना था, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई बात ही नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डिपेंड करता है कि आप टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना कवर किए हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत? अब जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको ए से सी जाना था। कहाँ जाना था? ए से सी जाना था। तो वो क्या किया बेचारा? पहले ए से आया बी, फिर बी से आया सी। तो ए से बी तक का डिस्टेंस था 4 मीटर और बी से सी तक का डिस्टेंस था 3 मीटर। तो अब बताइए टोटल लेंथ ऑफ पाथ उसका कितना कवर हुआ? तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर हुआ 4 मीटर इधर और 3 मीटर इधर। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ? तो टोटल कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर हुआ? 7 मीटर। और यही जो 7 मीटर लेंथ ऑफ पाथ कवर हुआ, यही इसका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा ना। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, सर पागल है क्या है, सीधा यहाँ से यहाँ नहीं चल गया ए से सी, तो ए से, अच्छा यहाँ पे एरो दिखा दिया, डायरेक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब
क्या कहते हैं, अभी बोलिए कि सर यहाँ से सीधा ए से सी नहीं चल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आप बताइए कि ए से बी गया, बी से सी गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 7 मीटर। कोई दिक्कत? तो यही इसका डिस्टेंस हुआ। अब देखिए डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वैसे तो डिस्टेंस का बहुत सारा यूनिट होता है, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है, ठीक है ना, बहुत छोटा से छोटा यूनिट भी होता है डिस्टेंस का, और बड़ा से बड़ा भी यूनिट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एसआई यूनिट, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, तो वहाँ पे इसका यूनिट होता है हमेशा मीटर। क्या होता है, मीटर, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, याद रखिएगा हमेशा। कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ स्मॉल यूनिट है डिस्टेंस का, जैसे कि सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, ठीक है, तो ये सब होता है स्मॉल यूनिट। और लार्ज यूनिट में अगर ज़्यादा दूरी है, लंबा लंबा दूरी है, तो वहाँ पे हम लोग किलोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इसका लार्जेस्ट यूनिट होता है, सबसे बड़ा यूनिट, वो होता है लाइट ईयर। क्या होता है, लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या है समझिए। सबसे पहले तो आपको इसके नाम से लग रहा हो कि सर लाइट ईयर तो कोई टाइम का लग रहा है, नहीं। लाइट ईयर होता क्या है समझिए। देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि लाइट जो है 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर तय करती है। 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेती है, 3 लाख किलोमीटर। तो सोच सकते हैं लाइट का स्पीड। तो लाइट जो है 1 सेकेंड में लाइट कितना दूरी तय कर पा रही है, 3 लाख किलोमीटर। तो अब बताइए कि यही लाइट 1 मिनट में कितना दूरी चल जाएगी, बहुत। अब बताइए कि इसी लाइट को अगर हम 1 दिन तक पूरा दौड़वाएं, बोले दौड़ो 1 दिन तक कंप्लीट, तो कितना दूरी कवर कर लेगी सोचिए। ये हुआ 1 दिन में। अच्छा अगर इसी को 1 महीना करवाएं, क्या इसको 6 महीना करवा देता हूँ, और मतलब दिमाग से ऊपर जा रहा है। चलिए इसको और बढ़ाते हैं, इसको 1 साल तक दौड़ाते हैं। जो लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है, वो लाइट सोचिए अगर 1 साल तक ट्रेवल करे तो कितना दूरी ट्रेवल कर सकती है। तो रे ऑफ लाइट्स 1 साल में जितना दूरी तय करती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर। क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। और आपको बता दें कि 2 स्टार्स के बीच का दूरी कई लाइट ईयर होता है, सैकड़ों हजारों लाइट ईयर हो सकता है 2 स्टार्स के बीच का दूरी। तो आप सोचिए कि कितना स्टार्स है, तो सोचिए हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है ना। मतलब सोचिएगा तो बियॉन्ड द माइंड जाने लग जाता है सब बात, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, तो क्या कहना है, लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा कि जो डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें 2 बात आया है, एक आया मैग्नीट्यूड, एक आया है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है देखिए, दोनों को समझाते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण, मात्रा, अमाउंट। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट। जैसे कि मान लेते हैं आप दुकान गए, ग्रोसरी स्टोर गए आलू लेने के लिए, तो आप वहाँ पे जाके दुकानदार को क्या बोलिएगा, इतना आलू दीजिए, ये बोलिएगा, इतना ठो तेल दीजिए, इतना ठो चीनी दीजिए, नहीं। वहाँ बोलना पड़ेगा कि 5 केजी आलू दीजिए, 2 केजी आलू दीजिए, 1 केजी चीनी दीजिए, 1 लीटर तेल दीजिए, तब वो अमाउंट पता चल पाएगा, तब उसका मैग्नीट्यूड पता चल पाएगा। तो हम जो बोले ना कि 2 केजी आलू दीजिए, यही 2 केजी हुआ उसका मैग्नीट्यूड, मात्रा, अमाउंट। आए बात समझ में। बोल देंगे इतना आलू दीजिए, तो कितना आलू दीजिए पता चलेगा, अंदाज़ा कितना देगा बेचारा। तो वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि 2 केजी आलू दीजिए। तो यही जो 2 केजी बोले ना, वही उसका क्या हुआ, अमाउंट हुआ। बात समझे। जैसे कि हम आपको बोले ठीक है 5 मिनट में आते हैं, सॉरी हम आपको बोले ठीक है थोड़ा देर में आते हैं। अब थोड़ा देर कितना कुछ पता चल रहा है नहीं ना, हम आपको बोले 5 मिनट में आते हैं। तो 5 मिनट जो यहाँ पे हुआ, एक पता चलिए ना कि 5 मिनट, ये 5 मिनट हो गया मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम हुआ। अभी जो हम लोग बात किए थे वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेट था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम हो गया, है कि नहीं है। बोलेंगे बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, कुछ पता चल रहा है नहीं, बोलेंगे 400 किलोमीटर दूर से आ रहा है। तो ये जो 400 किलोमीटर दूर हुआ, यही उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होता है कभी भी। हमको बोले ना कि यहाँ पे देखिए लिखे है ना, इनस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन का कहीं कोई चर्चा नहीं होगा डिस्टेंस में। डिस्टेंस में क्या डायरेक्शन आपका, हम बोलेंगे कि वो 30 किलोमीटर गया है, किधर गया है पता नहीं, डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 7 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर सब क्या है, 2 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सब मैग्नीट्यूड ही तो है।
तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। कोई दिक्कत। तो ये था हमारा थोड़ा सा परिचय किसका, डिस्टेंस का। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसी से मिलता जुलता इसी का भाई है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी अलग है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक काम करिए, पहले समझ ही लीजिए डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, बात समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है, मान लेते हैं पटना, ठीक है, यहाँ से जाना है पटना। अब आप बोलेगा कि ठीक है सर, हम जो है यहाँ से बस पकड़ेंगे, आराम से बाय रोड जो है पटना पहुँच जाएंगे। लेकिन अब एक बूढ़ा आदमी है, हम लोग का दादाजी वाला का उम्र का, वो बोला कि नहीं, हमको एक शॉर्टकट पता है, ठीक है। क्या शॉर्टकट पता है, यहाँ सीधा गंगा में डुबकी लगाएंगे और सीधा निकल जाएंगे जाके पटना का गंगा में, एकदम, ठीक है, सीधा शॉर्टकट मानेंगे। या फिर बोलेगा हमको एक रास्ता पता है, ये जो 400 किलोमीटर का दूरी है ना, ये 10 किलोमीटर में तय हो जाएगा, ठीक है। एक तो हम जानते हैं एकदम खेते खेत चल जाएंगे, एकदम तिरछा सीधा, नहरे नहर, खेते खेत, सीधा पहुँच जाएंगे पटना, उसको शॉर्टकट पता है। तो ये जो शॉर्टकट हुआ ना, यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये जो हम शॉर्टकट बोले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब इस शॉर्टकट को थोड़ा हम लोग बढ़िया से अगर बोले तो हम लोग बोलेंगे द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। बात समझे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनिशियल से फाइनल, यानी कि शुरुआत से अंत तक अगर दो पॉइंट है, उसके बीच का जो कम से कम दूरी वाला पार्ट होगा ना, वही उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब आप जैसे यहीं पे देख लीजिए कि इसको ए से सी जाना था तो कैसे गया, ये पहले ए से बी आया, फिर बी से सी गया, तो ये हुआ इसका डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो पता है क्या, ये सीधा छलांग लगेगा ए से कहाँ पे, सी पे, सीधा पहुंच जाएगा, नहरे नहर, खेते खेत, कहाँ पे, सी पे पहुंच जाएगा। आए समझ में। तो ये जो ए सी हुआ ना, ये इसका होगा डिस्प्लेसमेंट, ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो पाइथागोरस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 यानी कि 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये जो 5 सेंटीमीटर आया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आया। बात क्लियर हुआ कि नहीं है। अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो कितना आया था, डिस्टेंस आया था हमारा 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो यही हुआ। अब देखिए, ये जो ए से सी गया, ये से ए से सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ था, सबसे छोटा। इससे शॉर्टकट कोई रास्ता है क्या ए से सी तक पहुंचने का, कोई रास्ता नहीं है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ था, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब हमको ये बताइए, अगर इसको ए से सी जाना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही पकड़ना पड़ेगा। बिना डायरेक्शन को पकड़े ए से सी तक जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ना ही पड़ेगा, तभी ये ए से सी तक जा सकता है कि नहीं है। तो हम एक बात साफ साफ देख पा रहे हैं कि जैसे ही डिस्प्लेसमेंट का बारी आया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमको दिखने लग गया ना। इसका मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। कोई दिक्कत। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। आए समझ में। तो और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। आए समझ में। तो अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट वही होता है जो डिस्टेंस का यूनिट होता है, यानी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वही हो सकता है। कोई दिक्कत। तो ये था डिस्प्लेसमेंट। अब इसको एक बार लिखवा भी देते हैं। पहले आप लोग इसको डिस्टेंस को नोट करिए, ठीक है। कोई दिक्कत। आप लोगों को वीडियो को पॉज करके नोट करना है, ठीक है ना। वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, फिर नोट करिए, और प्रॉपर नोट करिए, स्क्रीनशॉट वगैरह कोई नहीं लीजिएगा, आप लोगों को इसको नोट करना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का परिचय बात हो गया, आधार कार्ड नंबर से पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। चर्चाएँ तो हो ही चुकी है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, थोड़ा इसका और परिचय पात्र हम लोग देख लें। तो डिस्प्लेसमेंट का वही हो गया कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल जाने में जो सबसे आपको छोटा से छोटा रास्ता नजर आए, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था वही है कि इसके पास दो रास्ता है सी तक पहुँचने का, एक तो ए से बी जाए और बी से सी जाए। अगर ए से बी गया, बी से सी गया, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखिए, छलांग लगा दिया बेचारा, कहाँ, सीधा ए से सी तक,
और हम यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकालें पाइथागोरस लगा के, तो ये कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कितना आया था 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। बताइए कोई दिक्कत? 5 मीटर आया डिस्प्लेसमेंट और 7 मीटर आया इसका डिस्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वही है, एसआई यूनिट इसका भी मीटर ही होता है और डिनोट एम से करते हैं, स्मॉल एम से। अच्छा, और अदर यूनिट्स क्या हो जाएगा? वही सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट में ये सब भी यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी होता है। मैंने कहा ना कि डिस्टेंस का ही भाई भतीजा है, ठीक है, तो उसी तरह से। अच्छा, एक चीज़ जो ये अलग है दोनों भाई में, क्या फ़र्क है कि डिस्टेंस है हमारा स्केलर क्वांटिटी और ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? अभी मैंने बताया इसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के कारण ये क्या हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं किसको है? ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, साथ ही साथ डायरेक्शन जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन का बात नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? ऐसा क्वांटिटी द क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हमारा कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ समझना जरूरी है। जैसे कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए से बीच का जो डिस्टेंस है वो है मान लेते हैं 10 मीटर। कितना? 10 मीटर, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या किया? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और फिर वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आया। समझ रहे हैं ना बात को? पहले क्या किया? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और फिर वापस आया पॉइंट बी से पॉइंट ए तक। तो हम आपसे पूछेंगे कि इस टोटल जर्नी में बताइए टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर किया? तो आप बोलिएगा सर 10 मीटर जाना 10 मीटर आना, तो टोटल 10 + 10 यानी कि 20 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया, है ना? बोलिएगा बात सही भी है, किया भी है। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इस पूरी जर्नी में ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? क्या चीज़? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? तब इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0, लड्डू बतासा। क्यों? एक बात याद रखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट किया और अगर घूम फिर के वहीं पहुंच गया, भले वो पूरा दुनिया का चक्कर काट के पहुंचे, अगर घूम फिर के वहीं पहुंच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, ठीक है। तो अगर ए से बी गया और फिर वापस बी से कहाँ आ गया? ए पे ही आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। अब फिर हमको बोल रहे हैं कि ए से बी गया, फिर बी से ए आया, फिर ए से बी गया, तो टोटल डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए कितना कवर किया? तो ए से बी 10, बी से सी 10, फिर ए से बी 10, तो 10 10 20 10 30 मीटर का ये डिस्टेंस कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट कितना? तो पहले ए से बी गया, फिर बी से ई आया, तो 0 हो गया, फिर ए से बी गया तो कितना? 10 ही ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इसका 10 मीटर। आया समझ में बात? कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये फ़र्क है किसमें? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसमें एक केस और होता है सर्कुलर मोशन का। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, कहाँ पे? सर्कल में, और हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया और फिर घूम फिर के जो है इसी पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच गया। तो बताइए इसका टोटल, क्योंकि इसको अलग से ही बताते हैं, ठीक है, पर इसको नोट करिए तो आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं। इसको नोट्स इसका आप लोग को बनाना है प्रॉपर, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। अब देखिए इस केस को हम लोग फिर से एक बार करते हैं बढ़िया से। तो चलिए अब उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा समझिए। अब एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, वही बात है, ए से बी तक का डिस्टेंस है कितना? 10 मीटर, 10 मीटर। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ से कहाँ गया? पहले ए से बी गया और फिर बी से ए गया। तो इस केस में जो डिस्टेंस टोटल कवर होगा, डिस्टेंस वो कितना कवर होगा? 10 + 10 यानी कि 20 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो कितना होगा? लड्डू, पेड़ा, बतासा होगा ना, क्योंकि
जहाँ से चले फिर वहीं को पहुँच गए। तो जहाँ से चले और अगर वहीं को पहुँच गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, लड्डू। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब सर्कुलर बोला कि सर्कुलर मोशन बोला, इसमें देखिए क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस आर मान लेते हैं, रेडियस आर है, और एक ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से चलना शुरू किया और फिर घूम फिर के घूम घाम के पॉइंट ए पे ही पहुंच गया। पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट ए पे ही पहुंच गया। अब हम आपसे पूछे कि बताइए इस केस में ये ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो होता क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमे तो एक राउंड में उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है, वो इक्वल टू होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। किसके? सरकमफेरेंस, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। कितना होता है, 2πr। तो यानी जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा इस केस में ये ऑब्जेक्ट एक चक्कर में, वो कितना कवर करेगा, 2πr कवर करेगा। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, तो ये कवर करेगा लड्डू। कितना करेगा, लड्डू। क्यों करेगा लड्डू? क्योंकि देखिए जहाँ से चले वहीं को पहुँच गए, जहाँ से चला बेचारा क्या हुआ, वहीं पहुँच गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 0/सन्नाटा। ठीक, चाहे ये 2 चक्कर मारे, 5 चक्कर मारे कि 5000 चक्कर मार ले, जहाँ से चला अगर वहीं पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। कोई दिक्कत? तो ये 2 केस आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन में भी यही है और सर्कुलर मोशन में भी यही है। ठीक है, इसको नोट करना चाहते तो कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता है कि आप लोगों को ये क्लास मज़ेदार लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना थंब अप का ये इम्प्रेशन डालें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को रिकमेंड करें और उन्हें बताएं, उन्हें शेयर करें। ठीक है, तो चलिए चलते हो अपने अगले टॉपिक पे। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है ये हम लोग करेंगे अपने अगली क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और ये क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है।